नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। ये है यूट्यूब चैनल चिंतन क्लासेज। चिंतन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रारंभ करते हैं मानसरोवर भाग 1 में लगी हुई कहानी अलगुज्झा। यह सिलेबस पीजीटी हिंदी झारखंड में लगा हुआ है, जिसमें मानसरोवर भाग 1 लगा हुआ है। उस सिलेबस में उसमें कुल 27 कहानियाँ हैं। मानसरोवर जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संकलित है, इसमें भाग 1 में कुल 27 कहानियाँ हैं। 27 कहानियों को हम लोगों ने एक वीडियो के माध्यम से पहले बताया है। जो लोग न देखे हों उस वीडियो को अवश्य देखें। ये 27 कहानियाँ आपके ज़बान पे होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट सिलेबस से ही पूछ देता है। उसमें से पूछ देगा कि रसिक संपादक किस कहानी के कहानीकार हैं, तो या तो पूछ देगा कि गिला किसकी कहानी है। तो आप जब तक उस सिलेबस को पूरा नहीं देखे रहेंगे तब तक आप प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं कहानी पे। और कहानी को पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से जो पात्र हैं और जो उनके कथन हैं, इस बदलते हुए पैटर्न में पात्र और कथन ही पूछे जा रहे हैं। तो जब तक ये कहानी आप डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर सकते। इसमें जो भी निबंध लगे हुए हैं, जो भी कहानियाँ, जो भी नाटक लगे हुए हैं सिलेबस में, सारे को हम लोगों ने देखेंगे। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं कहानी से। पहली कहानी है अलगुज्झा। अलगुज्झा का अर्थ होता है अलगाव। दो भाई हैं और उन लोगों में अलगौजी होती है, यानी वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। कहानी देखते हैं अलगुज्झा। इसमें जो पात्र हैं और जो महत्वपूर्ण है उसको मैं पहले से अंडरलाइन किया हूँ। आप लोग उसको देख सकते हैं। जहाँ पे अंडरलाइन है उसको विशेष कर ध्यान दीजिएगा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की। सगाई का मतलब समझते होंगे आप लोग, दूसरी शादी की। तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु इस कहानी का महत्वपूर्ण पात्र है। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। अब देखिए, इसमें गुल्ली डंडा शब्द आ गया, और गुल्ली डंडा भी प्रेमचंद की ही कहानी है और गुल्ली डंडा भी इसमें लगा हुआ है। तो इसको समझकर लोग गुल्ली डंडा न समझें। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जूतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, गाय को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह न होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी साधी है कि निबाह हो जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। यहाँ से एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा कि सबल की शिकायतें सब सुनता है, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। यहाँ से रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम की मृत्यु का संदेश आ पहुँचा, यानी भोला समाप्त हो गया। आगे,
पन्ना के 4 बच्चे थे। जो दूसरी औरत थी भोला की, उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पन्ना के कितने बच्चे थे, यानी कितने लड़के थे कितने लड़की। तो इसके 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा। वह मानती हुई बात थी, यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रयत बनकर घर में न रहेगी, यानी उसके आश्रय पे न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था अभी कुछ ऐसी ज़्यादा न थी, जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती। यही न होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में ऐसा होता नहीं। ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे। यह पन्ना सोच रही है अपने मन में। भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उसके नीचे न आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उसकी देखभाल करेगा। रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गड़ेरिया बना रहा है। गड़ेरिया मतलब जो चलाने बच्चों को खेलने के लिए होता है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है, शायद दुनिया को दिखा रहा है, यह कह रही है। नेक्स्ट। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले, काला सांप है काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सब के सब यहाँ क्या करते हो। घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे, यानी जो बैल हैं वह आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है। बड़ा लड़का केदार बोला। अब देखिए इसमें चारों लड़कों का नाम दिया है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। बड़ा लड़का कौन है, केदार। केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी हैं। यह देख, एक हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरे पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। देखिए बड़े लड़के का नाम केदार और दूसरे का खुन्नू और लक्ष्मण, और जो लड़की है वह झुनिया है। बड़ा लड़का केदार, दूसरा खुन्नू, तीसरा लक्ष्मण और जो लड़की है वह झुनिया। झुनिया एक इनके और रचना में पात्र है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस उपन्यास या कहानी की पात्र है झुनिया। नेक्स्ट देखते हैं। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई। केदार ने चिढ़कर कहा,
चिढ़क कर कहा, रघु दादा ने बनाई है। और किसने? भगत के घर से बसुला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी, बैठे खुन्नू मैं खींचूं। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बसुला और रुखानी किसके यहाँ से मांग के लाई गई? तो भगत के घर से। आगे देखते हैं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया, केदार खींचने लगा। चर चर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस मान यात्रा के अनुभव बखान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठे हों। खुन्नू ने कहा, काकी सच पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण, और बछियाँ कैसी भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियाँ एक साथ खींच लाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी। काकी, रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें यह एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल ला दूंगा। तो गाय किसके यहाँ से आई थी? गिरधारी के यहाँ से। इन्हीं का एक उपन्यास है गोदान, उसमें भी जो उसका महत्वपूर्ण पात्र है होरी, वह भी गाय खरीदता है। और वह गाय किसके यहाँ से खरीदता है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। और अलगुज्जिया कहानी में गाय जो है वह गिरधारी के यहाँ से लाते हैं। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बछिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। तो वह मुहर बेच के गाय लाता। उसकी मुहर कितने में बिक रही है? 25 रुपये में। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की कभी अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सुना सुना लगा गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी। इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मुहर पहनने को सूझी है। भोला महतो गाय की चिंता में ही चल बसे। न रुपए आयकर और न गाय मिली। न रुपए आए न गाय मिली। मजदूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसली ले लेना। यानी पन्ना अपनी कौन सी चीज़ बेचने के लिए कह रही थी? तो हंसली। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या मुहर पहने या न पहने। पन्ना, चल, मैं बूढ़ी हुई, अब हंसली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा सूना गला अच्छा न लगेगा।
रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में है कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना से पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर पन्ना की लाली दौड़ प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। आगे 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती ईमानदार बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, अब तक नैहर में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है, उसे अपने स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहती थी। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे लिए जल्दी न होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। न कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मूलिया मायके से आ गई। रघु की पत्नी का क्या नाम है? मूलिया। यह आप लोग याद रखिएगा, मूलिया नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आगे एक और कहानी में मूलिया मिलेगी। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखाई की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था। बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आँखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। यह किसकी विशेषताएं हैं? तो मूलिया की हैं, इसको याद रखिएगा। प्रातः काल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की किरण की भांति खिल जाता। प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। देखिए, थोड़ा से पीडीएफ सही नहीं आई है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक कहानी ऐसी कि इसको अगर आप लोग 1-2 बार अगर मन से सुन भी लेंगे ना, तो कहानी आपको मनोमस्तिष्क में बैठ जाएगी। और जब कहानी आप लोग अगर सुने रहेंगे तो वहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और ये जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको समय निकाल के ही आप इसको बैठ कर के इसको सुने, पढ़ें, देखें। आप कोई भी काम करते वक्त, अगर आप रूम पे हैं, खाना बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो लीड लगा लिए और अपना सुन रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, तो आप इसको इस प्रकार से भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट कहानी थोड़ी सी लंबी है, हो सकता है एक पार्ट में न आए, तो हम लोग 2 पार्ट में इसको करेंगे। नेक्स्ट है, मूलिया मायके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठे। शौहर मतलब पति। उसके लड़के सईजादे बने घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने होते नहीं, भाई किसके होते हैं जब तक पर नहीं निकलते हैं। रघु के घेरे हुए हैं, ज्यों ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं हैं। मूलिया,
लड़के रावत के हैं तुम्हारे नहीं। यह कथन किसका है? मूलिया का। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर न रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। यह मूलिया उस समय की बात कर रही है जबकि वह छोटा था। पन्ना उसके साथ गलत काम करती थी, यानी कि उससे घर का काम करवाती थी। तो उस समय की बात मूलिया को पता है, वही वह कह रही है। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भाई लीप कर हाथ काला ही रहेगा। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत थ्योथम्भी किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से वहाँ नहा लाऊं। यानी वह करे कि मैं तालाब जा रहा हूँ नहाने, थोड़ा तुम इसको देखती रहना, बारिश होगी तो इसको हटा देना। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी। नहाने न गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी। भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। तो रात की रोटियां किसने खाई? खुन्नू और लक्ष्मण ने। और केदार ने क्या खाया? सत्तू। पन्ना, और बहू? केदार, वह पड़ी सो रही हैं, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूँथती थी और रोती थी, क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था, यानी वह 14 साल का हो गया। केदार पन्ना का बड़ा लड़का। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी अभी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ न थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी न कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। पन्ना कहती है रघु से। नेक्स्ट, दशहरे का त्यौहार आया। इस गांव से कोस भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने गए। मेला कब लगता था? दशहरे के त्यौहार पे। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। कुंजी मतलब चाबी।
रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। तो वह कितने पैसे देने के लिए कह रहा था रघु? 2-2 पैसे। देखिए, जो जो अंडरलाइन है उसको आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? तो क्या बिका था? तिलहन। मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूँछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेले देखने न जाएंगे? रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर जब कुंजी मूलिया को देने लगा तो उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने नहीं गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, यानी कभी मूलिया को मनाता कभी पन्ना को, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने परेशान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुंह से भी तो कह, क्या चाहती है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। तो किसकी सूरत देखकर डर गया? मूलिया की। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ। तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में, यानी वह मायके भी नहीं जाएगी। वह यह कहना चाहती कि मैं यहीं पे रह करके तुम लोगों के सामने ही मैं सब कुछ करूँगी। रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। यानी अलग, यही अलगुज्जा का मेन अर्थ है कि जब घर अलग हो जाएगा। अलगुज्जा का मतलब ही होता है अलगाव, यानी 2 लोग अलग हो गए। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से अनाज ही न निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता न रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह, मेरे मुंह में कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निबाह न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारे को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा?
मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाव न होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है। मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है। रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। मुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। तुझे जो भी तकलीफ हो उसको मैं दूर कर सकता हूँ, यानी उसको मैं समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा काम न कर, यह रघु कहना चाहता है। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है। अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे कमाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने नहीं देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कह, तेरे पैरों पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी बंद हो जा रहा है। मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहता हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस न सही जाएगी। किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं। यह कथन किसका है, तो मूलिया कहती है। किससे, रघु से। उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आँखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला न हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्ठे तैयार हो जाएंगे, यानी वह पन्ना के बच्चों की ओर इशारा कर रही है। तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो, क्या मार कर भागोगे। मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूँगी। क्या यह मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ तुम बड़े कटकलेजी हो। मैं जानती ऐसे निर्मोही ये से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से न आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहाँ ही रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे यह न होगा। अलग रहने का ध्यान करते ही मेरा मन जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो न। लाओ मैं मूछें लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कस बल है, अब देखती हूँ तो नीरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बात सुन रही थी, अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो। तुम उसे लेकर रहो, हमारे
भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे और कहीं पत्तों की भी छाह न थी, जब उस वक्त भगवान ने निभाह दिया तो अब क्या डर। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं। दो रोटियां होते ही दो मन हो जाते हैं, यह किसने कहा? रघु ने। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती। न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते फिरते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूंगी। यह किसने कहा? पन्ना कह रही है। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूल कर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना मेरे मन में आएगी उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करें तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। यह सारा कथन पन्ना ने कह रही है रघु से। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। किसके? रघु। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब अपने पौ 12 है। चटपट उठी, घर में गई, झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा PDF सही नहीं आया है, लेकिन आप लोग आवाज़ सुनिएगा, कहानी स्पष्ट आप लोग को समझ में आ जाएगी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। क्वेश्चन पूछ सकता है, गांव में स्त्रियों के कितने दल होते थे? अलगोज्जा कहानी के अनुसार गांव में स्त्रियों के कितने दल थे? तो 2। पहला बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मुलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो धो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि यह जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा खोटा खाए और पड़ी रहे। यानी चढ़ा रही हैं सब मुलिया को। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात नहीं पूछते, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे। पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक न होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ? कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ।
रघु सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ। रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं। मूलिया ने फिर कुछ नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया। रोटी उठाकर छाके पर रख दी और मुंह ढाक कर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तो तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुझला कर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जल्दी कटी जली सुनानी पड़ेगी। उसे यह दिखाना होगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूँ ना? पन्ना, तुम आकर खा लो, उनकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछ न आऊँ? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीबी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार कहता है, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने पूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मूलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो इन लोगों की बातें। मूलिया सुन रही, क्योंकि घर तो एक ही था, छोटा सा बड़ा था नहीं, गरीब आदमी थे लोग। केदार के चेहरे पर रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे? केदार, वाह, तब क्यों न बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, अब आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला, कैसे बोले? वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं, क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट तो न सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं, उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े।
सहसा मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मज़े से लड़कों को खिलाया और आप खाया। यानी वह चिढ़ा रही है रघु को। अब आराम से सो रही। मोर पिया मोरी बात न पूछे, मोर सुहागिन नाव। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हैं। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरों को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचों में चले गए काकी? लू चल रही है पन्ना, अब उनका कौन पुछत्तर है। बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जानना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और इस सारे कहानी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ को से आपको प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो इन सारे कहानियों को आप लोग मन से पढ़ें, सुने, देखें, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।